हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग हिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल को डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग हिग्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। देखिए, हिग्स ने अपनी बिजनेस साइकिल को एसोसिएट किया है ग्रोथ थ्योरी ऑफ हेरोड और डॉमर। जो हेरोड डॉमर की हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, पहले इसका वीडियो पढ़ा है, पीछे आप देखिए। तो हेरोड डॉमर मॉडल की जो एक ग्रोथ थ्योरी है, हिग्स ने क्या किया है कि अपनी बिजनेस साइकिल को उनके हिसाब से चलाया है। हेरोड डॉमर का मॉडल और इनकी बिजनेस साइकिल को एक जगह एसोसिएट किया है, तब इन्होंने दिखाया कि बिजनेस साइकिल किस तरीके से चलती है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि जब भी आप बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे तो वो ग्रोथ रेट के साथ ही होगी। जाहिर है उसके लिए फिर उन्होंने कई कंसेप्ट्स हैं अलग अलग यूज किए। जो उन्होंने कंसेप्ट्स यूज किए हैं अपनी साइकिल में, वो पहला मैंने बताया कि वो हेरोड डॉमर मॉडल है। ठीक है, हेरोड डॉमर मॉडल को उन्होंने अपने इस सिस्टम के अंदर पूरी तरह यूज किया है। हेरोड डॉमर मॉडल, ठीक है, जाहिर है ये हेरोड डॉमर नहीं दिया है। उसके अलावा इन्होंने यहां पर यूज किया है सेविंग इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशन हमने पढ़े हैं उसको इन्होंने किया है, और इसके साथ उन्होंने इसके अंदर मल्टीप्लायर को भी ऐड किया है। इस कंसेप्ट को भी इन्होंने अपनी इस ट्रेड साइकिल के अंदर यूज किया है। सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशन और मल्टीप्लायर किसने दिया था? केन्स ने। ये भी हम पहले पीछे किसी वीडियो में देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लायर देखिए, मैं जरा सा एक आप लोग को एडवाइस करूंगा बीच में, सॉरी उसके लिए। इस मॉडल को पढ़ने से पहले आप लोग एक तो हेरोड डॉमर मॉडल को अच्छी तरह पीछे समझ लीजिए, एक्सेलरेटर को समझ लीजिए, मल्टीप्लायर को समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशन है, इसको अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो ये मॉडल समझ में तो आएगा, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी आपके समझ में नहीं आएंगे कि टेक्निकली कहां चेंज हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको ये सब हेरोड डॉमर मॉडल, एक्सेलरेटर, मल्टीप्लायर, ये सब आपको अच्छी तरह से पढ़ने होंगे। मैं आपको बस ऐसे ही फिलहाल बता रहा हूं। मल्टीप्लायर की पूरी डिटेल वीडियो पड़ी है। मल्टीप्लायर बेसिकली कहते हैं कि जब आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हो रही हो तो जो टोटल इनका का इंक्रीमेंट्स यानी आपकी इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, ये मैनीफोल्ड बढ़ते हैं ओरिजिनल से। 100 का आपने इन्वेस्ट किया, आपने इनकम बढ़ी आपकी 100 में, ये जो इनकम बढ़ेगी वो कई गुना ज्यादा जाकर बढ़ेगी, ये मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। तीसरी उन्होंने किया यूज एक्सेलरेटर का कंसेप्ट। ठीक है, एक्सेलरेटर का कंसेप्ट उन्होंने यूज किया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि एक्सेलरेटर, फिर मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि एक्सेलरेटर हम डिटेल में पीछे डिस्कस करके आए हैं। एक्सेलरेटर का मतलब यही होता है कि जब आप थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो बहुत तेजी से हो जाएगा। जितना आपने बढ़ाया उससे उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी आगे, ठीक है। क्योंकि जब एक्सेलरेट होता है तो इकोनॉमी में एक तरह का बूम टाइप का आता है, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो वो एक्सेलरेट ग्रोथ करती है वहां पर, ठीक है। और ये एक्सेलरेटर का कंसेप्ट आप जाकर देखिए, क्लार्क ने दिया था। ये कंसेप्ट क्लार्क ने दिया था, ठीक है। और चौथा है आखिरी है जो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर का इंट्रैक्शन है। मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंट्रैक्शन, इसको उन्होंने इसके अंदर यूज किया है। और ये किसने दिया था? सैमुअल्सन ने। ठीक है, तो जो हिग्स की थ्योरी है बिजनेस साइकिल की, वो बेस करती है हेरोड डॉमर मॉडल के ऊपर, सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशन और मल्टीप्लायर कंसेप्ट पर जो केन्स ने दिया था, एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट जो क्लर्क ने दिया था, और
मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर का इंटरेक्शन जो सैमुअल्सन ने दिया था। ठीक है, अब देखिए ये तो कंसेप्ट हुए कि क्या क्या चीज हिग्स ने यूज की है। अब ये भी देख लें थ्योरी को पढ़ने से पहले कि हिग्स ने अजम्पशंस क्या क्या लिए हैं। हिग्स ने अजम्पशंस क्या क्या लिए हैं। देखिए पहला अजम्पशन लिया उसने कहा कि जो इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट होती है, इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, जहां पर हेरोड-डॉमर मॉडल का एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल होता है नेचुरल ग्रोथ रेट के। ठीक है, अब जाहिर है देखिए अब ये क्या है, जी ए क्या है, जी एन क्या है, इसके लिए मैं फिर वही कहूंगा कि आपको हेरोड-डॉमर मॉडल को पढ़ना होगा। देखिए हेरोड-डॉमर मॉडल में हमने 3 ग्रोथ रेट पढ़े थे। एक तो हमने एक्चुअल ग्रोथ रेट पढ़ा था जिसको हमने जीएन से रिप्रेजेंट किया था। वो कौन सा था, वो ग्रोथ रेट जो एक्चुअली आपने अचीव किया। आपने प्लान कुछ बनाया लेकिन रियलिटी में कुछ और अचीव हुआ, तो जो रियलिटी में हुआ है वो नेचुरल एक्चुअल ग्रोथ रेट है। दूसरा हमने पढ़ा था वारंटेड ग्रोथ रेट। अगर आपको याद हो, वारंटेड ग्रोथ रेट में हम ये मानकर चलते हैं कि जितनी भी सेविंग है वो सब की सब इन्वेस्ट हो गई। और तीसरा हमने लिया था जो कि हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट था। ये वो ग्रोथ रेट है जो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए चाहिए। 5% पॉपुलेशन बढ़ी, 5% हमें ग्रोथ रेट चाहिए। हिग्स अपने मॉडल में इस बात को मान के चलते हैं कि जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो बराबर है वो ग्रोथ रेट जो हमें डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, अच्छा इस चीज को अगर हम मान लें तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो न सिर्फ कांस्टेंट हो गया बल्कि वो वॉलंटरी सेविंग के इक्वल भी हो जाएगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली कहा जाता है वो इन्वेस्टमेंट जो कि जीडीपी से रिलेटेड नहीं होता। ऐसा होता है ना, देखिए जब इनकम बढ़ रही होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो वो तो आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट वो होता है कि बस आपको करते रहना है, बनाते रहना है, बेचते रहना है, प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है, प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको लगातार करते रहना है। आपको कोई मतलब नहीं कि जीडीपी इस वक्त कहां जा रही है, इनकम बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। एक सिस्टम है कि वो चलते रहना है, चीजें दिखता रहना है। तो यहां पर जब आप ये मान के चलिए कि दोनों ये बराबर हो गए तो जाहिर है जो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट हो गया वहां पर। और अगर कांस्टेंट हो गया है तो इसका मतलब ये भी है कि वो वॉलंटरी सेविंग के बराबर, जो आप डेलिबरेटली सेविंग कर रहे हैं, तभी तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, और बेसिकली यही इस मॉडल का इक्विलिब्रियम है, यही ढूंढना है हम इसके अंदर। ठीक है, दूसरा असम्पशन है इसका कि इसके अंदर हिग्स ने सैमुअल्सन का फंक्शन लिया है, कंजम्पशन फंक्शन जो है, यानी ये आपको याद होगा सी टी इक्वल टू अल्फा वाई टी माइनस 1। ये सैमुअल्सन का कंजम्पशन फंक्शन था। सैमुअल्सन मॉडल में पीछे देखिए, यानी जो कंजम्पशन है वो बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद है। यानी अभी आपको जो कंज्यूम करेंगे वो पिछले साल का इन्वेस्टमेंट होगा, और इसी तरह से जो इस साल करेंगे वो अगले टी माइनस टी ये साल, टी माइनस 1 पीछे वाला साल। ठीक है, जो तीसरी चीज हिग्स ने अज्यूम की थी वो क्या था कि जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन है आउटपुट का। प्रेजेंटली जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन है आउटपुट के, यानी आउटपुट डिटरमिन कर रही है इस वक्त हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, अच्छा आप ये मान के चलिए कि जो हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग रन के अंदर, उससे हम कैपिटल गुड्स को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी हम फैक्ट्री को भी अपने बढ़ा रहे हैं और ये सारे काम भी कर रहे हैं हम। अगर ये सारा काम चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा फंक्शन आउटपुट का निकल कर आएगा वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बनकर आएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम यहां पर ये मानकर चल रहे हैं कि जो हमारा
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया कि जो करते ही रहना है, वो फंक्शन है आउटपुट का। यानी आउटपुट अगर बढ़ रही है तो हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते हैं, आउटपुट कम चाहिए तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कम रखते हैं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर हम इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गुड्स को भी रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस टाइम में जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो तो गुड्स में लग जाएगा, कैपिटल गुड्स में चला जाएगा। जो हमारा आउटपुट होगा वो फंक्शन किसका होगा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। चौथा है, जो इसमें चौथा है वो उसमें उन्होंने कहा एक कुछ टर्म्स यूज की हैं, उसमें कोई इतनी नहीं है। जो हमारी जैसी बिजनेस साइकिल है तो जाहिर है यहां पर हम बूम यूज करते हैं, उन्होंने कहा कि हम सीलिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है। या हम ट्रो यूज करते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहां पर हम बॉटम यूज करेंगे, सीलिंग और बॉटम। तो वो इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप समझने के लिए उसको कुछ भी कर लिए, जब मॉडल लिखना हो तो आप सीलिंग और बॉटम को उसको लिख दीजिएगा। ठीक है। एक और आखिरी अजम्पशन है, पांचवा, जो ये कहता है कि जो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर हैं, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, उनकी वैल्यू फिक्स्ड है। जो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर है हमारे, उनकी वैल्यू अज्यूम्स टू बी फिक्स, यानी वो चेंज नहीं हो रहे। अब आप ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है। तो चलिए मॉडल की तरफ चलते हैं। इस मॉडल को बनाने के लिए मुझे फिगर बनानी होगी, फिगर से समझाता हूं मैं उसको। तो मैं पहले एज यूजुअल फिगर बना लेता हूं और उसके बाद हम फिर से शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, तो मैंने फिगर बना ली है। अब इस फिगर से समझते हैं कि किस तरीके से हिक्स की बिजनेस साइकिल काम करती है। देखिए, इसके ऊपर जो वाई एक्सिस है, इस पर हमने आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को लिया है। जो इसका एक्स एक्सिस है, उस पर हमने टाइम को लिया है। अब इन लाइनों को समझने की कोशिश कीजिए। ये ए जो लाइन है हमारी, ये दिखाती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, जो जी रेट से बढ़ रहा है। यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ता रहता है ना, तो हमने मान के चला है कि एक जी रेट है जिससे कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारी लाइन देखिए, हम यहीं से चले एल एल, बल्कि हम इक्विलिब्रियम से चलें। ये ग्रीन जो है ये हमारी इक्विलिब्रियम लाइन है, यानी ये हमें अचीव करना होता है इक्विलिब्रियम। ये डिपेंड किस पे करता है? आपके ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर। वो बढ़ता है तो हम इसकी तरफ, इससे अलग हो जाते हैं। जब हम उसमें बूम की तरफ होते हैं, जब ये कम होता है तो हम इसकी तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर हम नीचे हैं ट्रो में, तो जब ये घटेगा तो हम नीचे ट्रो की तरफ जाएंगे, बढ़ना शुरू होगा तो हम फिर से रिकवरी की तरफ जाते हैं और इक्विलिब्रियम लाइन पर आते हैं। ठीक है। ये जो हमारा एल एल है, ये हमारी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब यह है कि हमारी साइकिल में इकोनॉमी कहां तक नीचे जा सकती है। आप याद कीजिए, हम जो हमारी साइकिल है हम इस तरह से बनाते हैं ना, है ना, इस तरह से हम बनाते हैं साइकिल को। तो ये तो ई लाइन है हमारी। ठीक है। उसी के साथ ये क्या है हमारा, बल्कि हम चल रहे, ये क्या है हमारा, ये ट्रो है। तो एक लाइन आप यहां बना लीजिए, इसको लोअर लिमिट कर लीजिए, एल दे दीजिए इसका नाम। ठीक है। जो एल है हमारी, वो क्या है? वो जब हमारी इकोनॉमी ट्रो यानी बिल्कुल डाउन फेज में चली जाती है, उससे नीचे इकोनॉमी जा ही नहीं सकती। ठीक है। और इसी के अपोजिट हमारा एफ है, यानी ये बूम जिसको हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये वाला। तो यहां पर एक लाइन खींच दीजिए, इसको एफ कर लीजिए। ये हमारी एफ हो गया। एफ क्या है? हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, पीक पर है हम अपनी इकोनॉमी के। ठीक है। और इसी में सब ये हमारी वही वाली फिगर साइकिल चल रही है हमारी, यहां पर हमने एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बना लिया। तो देखिए ऐसी फिगर हो गई। वही साइकिल है, कंफ्यूज मत होइए। ये फिगर देखने में अजीब सी लगती है, साइकिल कैसे बन रही है, लेकिन चीज वही है। वो उन्होंने उसको ये समझा है कि इकोनॉमी कहां तक नीचे जा सकती है, कहां तक ऊपर आ सकती है, और कहां तक इकोनॉमी कोशिश करती है कि इस साइकिल को बनाए रखे इक्विलिब्रियम लेवल पर। ठीक है। अब देखिए ये तीनों चीजें समझ में आ गई। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये लोअर लेवल हो गया साइकिल का, और ये हमारा
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया। अब अज्यूम करके चलिए कि हमारी जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो इस P0 से हो रही है। इक्विलिब्रियम हम मान के चलते हैं कि हमें जो साइकिल मिली वो इक्विलिब्रियम लेवल पर पहले से थी। अब इस इक्विलिब्रियम लेवल पर हमारी साइकिल स्टार्ट होती है। P0 से जब वो चल रही है तो इसका मतलब अब यहां पर हमारे पास कौन सा इन्वेस्टमेंट चल रहा है? जनरली जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। देखिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो चलता ही रहता है, कभी कम कभी बढ़ती, लेकिन चलता रहता है वो। तो हमने यहां ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया, जब हमने यहां पर P0 पर हम थे और हमने यहां पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को किया, बढ़ाया, तो क्या होगा? जाहिर है जब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा, यानी अब वो यहां से उठ गई, चलने लगी हल्के हल्के। जब ये हल्के हल्के चल रही होगी ऊपर की तरफ तो कुछ टाइम बाद अब इसमें मल्टीप्लायर प्रोसेस आ जाएगा, यानी ये जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इट विल ब्रिंग्स दी मल्टीप्लायर प्रोसेस। और जैसे ही मल्टीप्लायर प्रोसेस आएगा तो इसका मतलब अब हमारी इनकम मैनीफोल्ड्स बढ़ रही है। जब मैनीफोल्ड्स बढ़ रही है तो यहां पर अब हमारी स्पीड तेज हो जाएगी, अब हम ज्यादा आउटपुट में होंगे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमी बूम की तरफ बढ़ रही। बूम पर नहीं है लेकिन यहां से अभी वो बूम पर चलना चालू हो गई है। हमारा एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब आउटपुट सब फर्दर बढ़ गए हैं। इससे क्या होगा? हमारा आउटपुट जब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा होगा तो प्रोड्यूसर्स क्या सोचेंगे वहां पर? जब इकोनॉमी इस पाथ पर आ गई तो प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या होगा? ओह, बूम की तरफ जा रहा है, इस वक्त मौका है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, ये प्रॉफिट कमाएं। तो वो जैसे ही बूम करता हुआ देखेंगे, अब वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो चल ही रहा था, लेकिन क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यहां ज्यादा कमाने का मौका है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। अब वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? जो इन जीडीपी के हिसाब से बढ़ाया जाता है। अच्छा, ज्यादा इनकम आ रही है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अपने साथ किस चीज को लेकर आएगा? एक्सेलरेटर को। पढ़ा था ना कि एक्सेलरेटर क्या है? क्या जब आप स्पेंडिंग बढ़ाएंगे यानी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो वो थोड़ी सी स्पेंडिंग कीजिए, वो एक्सेलरेट करती है ना। तो अब यहां पर जैसे ही आप पहुंचे तो यहां पर एक्सेलरेशन काम करने लगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बाद, और आप इस पाथ पर आ गए, यानी अब आपकी इकोनॉमी तेजी से ऊपर की तरफ चलने लगी। किसकी वजह से? आपके मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की इंटरेक्शन की वजह से। फिर से मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। P0 पर है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आपने किया। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जब आपने किया तो उससे आउटपुट बढ़ा। जब आउटपुट बढ़ेगा हल्का सा तो वहां मल्टीप्लायर काम करने लगेगा। जब मल्टीप्लायर काम करेगा तो ऊपर हमारी इकोनॉमी तेज ऊपर बढ़ेगी। जब वो तेज ऊपर बढ़ रही होगी तो उसमें प्रोड्यूसर ये सोचेंगे कि अब मैं ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा कमा ले, तो उसकी वजह से वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। जैसे वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेटर काम करने लगेगा, तो इकोनॉमी इस पाथ पर तेजी से बढ़ने लगेगी। यानी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दोनों यहां काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? स्टडी करना कि किस तरह से मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और इकोनॉमी को एक ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं, यानी फेज ऑफ एक्सपेंशन। ये जो पोर्शन है क्या है? ये हमारा फेज ऑफ एक्सपेंशन है, यानी अब हमारी इकोनॉमी P0 से P1 पर पहुंच गई। P1 पर कहां पहुंची है? जो मैंने यहां बताया था, यहां आ गई हमारी इकोनॉमी, साइकिल में बूम पर आ गई, बिल्कुल टॉप पर आ गई है। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। P1 क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इससे ऊपर इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकती। FF पर हम आ गए हैं, यहां है हम, अब इससे ऊपर हमारी इकोनॉमी नहीं जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी यहां टिक भी नहीं सकती है। भाई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो चल ही रहा, इस वक्त तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी चल रहा था, लेकिन क्योंकि अब जब इकोनॉमी बढ़नी बंद हो गई यहां से, तो हमारा जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रेट पर आ गया। पहले भी इसी पर रेट पर था, लेकिन अब सिर्फ हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रेट पर आ गया, जो हमारा नॉर्मल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है।
और हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। क्यों रुकेगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? क्योंकि यहां पर जब वो प्रोड्यूसर ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बूम पर आ गई है, अब हम कितना इन्वेस्टमेंट कर लें, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा इससे ज्यादा, तो फिर वो सोचेंगे कि फिर हम क्यों अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चले जाएं। तो वो क्या करेंगे कि वो अपना जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर लेंगे, और जैसे ही इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो हमारी साइकिल नीचे चल देगी। यानी ये आपको बताता है कि जो हमारी इकोनॉमी का एक्सपेंशन पाथ है वो डिटरमिन करता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट से। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो अभी हो रहा है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पे जब काम करना बंद करा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया। जैसे ही इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को रोका, हमारी इकोनॉमी, हमारी साइकिल नीचे की तरफ चलने लगी, डिक्लाइन की तरफ चलने लगी। इसका क्या मतलब है कि यहां पर क्यों डिक्लाइन करने लगी कि यहां पर जितना इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था उतना आउटपुट नहीं मिल रहा था। यानी से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज लगाए इन्वेस्टमेंट में, लेकिन आउटपुट उस उतने पे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ सकता, वो बूम पर पहुंच गया है, उसी रेट पर अब रहेगा। तो यहां पर इकोनॉमी कुछ टाइम तक रुकती है, ठीक है, लेकिन फिर वो हमारी इकोनॉमी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से वापस आ जाती है, और फाइनली जब बिल्कुल बढ़ना बंद हो जाता है, आप लोग चलते चलते यहां आ जाते हैं, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रोक दिया जाता है। ज़ाहिर है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इकोनॉमी पर, तो इकोनॉमी अब हमारी नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाती है। हालांकि इसको पोस्टपोन किया जाता है। आप इस प्रोपोर्शन को देखें कि काफी हद तक इसको इस पर रखने की कोशिश की जाती है, रोका जाता है उसको। इसको मान के चलते हैं कि हम 3 to 4 ईयर होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, क्योंकि आउटपुट और इन्वेस्टमेंट के बीच में टाइम होता है। उस टाइम की वजह से हमारी इकोनॉमी इस बात पर कुछ टाइम तक रुकती है, उसके बाद नीचे चलना शुरू हो जाती है। लेकिन हिक्स कहते हैं कि जब साइकिल नीचे की तरफ बढ़ती है तो उसकी स्पीड कम होती है, यानी एकदम मार्केट क्रैश नहीं कर जाता। मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, जब नीचे आना शुरू होता है तो मार्केट क्रैश नहीं करता है, एकदम नीचे नहीं आ जाता पूरा। यानी ऐसा नहीं होता है कि Q1 P2 और Q पर आ जाए, Q1 P2 और Q पर आ जाए, इस पाथ पर चलने लगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्रीपी होती है। सडन ना होकर वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होता है। आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने का मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी फिर इस बात पर होती है P1 Q1 Q2, P1 Q1 Q2। समझ रहे? जब हमारी इकोनॉमी यहां से डाउन होना शुरू होती है तो हिक्स ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी का एकदम सडन कोलैप्स नहीं हो जाती, हमारी जो मार्केट है वो एकदम से शटडाउन नहीं हो जाती, एब्रप्ट नहीं हो जाती, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, ग्रेजुअल क्रीपी चाल उसकी हो जाती है, और वो नीचे की तरफ इस पाथ पर चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारा मल्टीप्लायर होता है इधर, वो लेस देन यूनिटी होता है। पता है ना, स्पीड कम होती है तो हमारा मल्टीप्लायर यहां भी काम कर रहा होता है, लेकिन उस स्पीड से नहीं कर रहा होता, वहां पर मोर देन 1 होता है जब हम ऊपर जा रहे होते हैं मल्टीप्लायर। लेकिन जब इकोनॉमी वापस आ रही होती है तो मल्टीप्लायर लेस देन 1 हो जाता है, जिसकी वजह से सडन चेंज ना आके जो हमारा डाउनफॉल है वो क्रीपी हो जाता है। और दूसरी चीज, एक्सेलरेटर भी हमारा स्लो हो जाए, बल्कि एक्सेलरेटर तो यहां पर आप उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहिए। भाई यहां जब हम आगे तो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट चालू हो गया ना, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अब यहां जो हमारा एक्सेलरेटर काम कर रहा है, हिक्स कहते हैं कि उसकी स्पीड कंपैरेटिवली जब हम बूम की तरफ बढ़ रहे थे उससे बहुत कम होती है। यानी इस फेज में एक्सेलरेटर तेज काम करता है, इस फेज में एक्सेलरेटर बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, क्योंकि यहां हमारा डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा होता है। तो ज्यादातर हमारी जो इसका इन्वेस्टमेंट होता है वो डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट में काम करता है। और जाहिर है फिर यहां पर हमारे पास यहां ये वाला जो आता है, इसके पास कोई बूम नहीं होता, कोई ट्रू, कोई बेस नहीं होता, कोई लिमिट नहीं, ना ऊपर की लिमिट ना नीचे की, तो गिरता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, एक्सेलरेटर काम करता है, मल्टीप्लायर काम करता है, तो फिर इसके पास लोअर लेवल भी होता है और अपर लेवल भी होता है। जब दोनों लेवल होते हैं तो फिर हमारी इकोनॉमी उसी साइकिल में चलना शुरू
हो जाती है। अच्छा, अगर आप मान भी लें कि जो हमारा एक्सेलरेटर का फंक्शन है अपवर्ड या डाउनवर्ड में सेम है, हम अगर अज्यूम करके चलें कि साहब अपवर्ड और डाउनवर्ड में हमारा जो एक्सेलरेशन फंक्शन है वो सेम है, तो इसका मतलब हमारे इसके अंदर जब डाउन होगा तो वो एकदम स्टीप चेंज आएगा ना, Q1 P2 Q पर आएगा ना, एकदम से नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली लिमिटेड होता है किस चीज से? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे। इट इज लिमिटेड बाय द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट है वो इतना तेज नहीं होगा। हमारा देखिए, मशीनें आपने लगाई हैं, जब हम बूम पर हैं तो हम नई मशीनें लगा रहे हैं, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो तो सब बन जाती हैं। लेकिन जब इकोनॉमी अब डाउन पर हो रही है तो सारा प्रोडक्शन एकदम थोड़ी बंद हो गया, सारी मशीन एकदम थोड़ी बंद हो गई, सारी बिल्डिंग एकदम थोड़ी बेच दी गई। जो बड़ा था वो बंद तो एकदम गया, ऊपर आ गई, लेकिन जब नीचे आएंगी तो चीजें स्लो स्लो होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हो चुका होता है। तो बजाय इकोनॉमी इस पर आने के, इकोनॉमी इस बात पर चल देती है, P1 Q1 एंड Q2। और यहां पर इकोनॉमी जो है वो सिर्फ स्लो ही नहीं होती बल्कि प्रोलॉन्ग भी हो जाती है, टाइम भी ज्यादा लेती है। अब टाइम देखिए, हमने टाइम यहां लिया हुआ है कि ये इतना टाइम है, लेकिन अब इस इकोनॉमी को देखिए, इसने इतना टाइम लिया है। ठीक है, यहां पर आने के लिए। अच्छा, यहां इकोनॉमी सिर्फ आपकी इक्विलिब्रियम पर ही नहीं रुक जाती है, फिर ये इकोनॉमी वहां से नीचे भी चल देती है अपने लोअर लिमिट के ऊपर। लिमिट है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट से चली तो इक्विलिब्रियम तक आई, लेकिन यहां इकोनॉमी रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होता है। डिसइन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होता है, जो हमारा डेप्रिसिएशन रेट है वो साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट के चलता रहता है, तो वो नीचे चलते चले जाते हैं। तो बेसिकली इस फेज में अब आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपने किया, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आप बेसिकली कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से आपको डेप्रिसिएशन तो हटाना होगा ना, डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो हटानी होगी। तो इस फेज के अंदर आपको जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल देते हैं, तो जाहिर है जो हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली उसके नीचे चल रहा होता है हमारा। इस वजह से आप एक नीचे लिमिट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी अब आप एल लाइन पर पहुंच गए, ई से एल पर पहुंच गए आप। अब जब आप एल पर पहुंच जाते हैं तो यहां पर अब आप, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली अब आप ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। यहां जब आप आ गए तो ऐसा नहीं है कि अब साहब हम नीचे पहुंच गए हैं अब हम इमीडिएटली ऊपर हो जाएंगे, नहीं, बल्कि फिर ये क्रीपी होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोड्यूसर्स के पास एक्सेस कैपेसिटी होती है, और वो एक्सेस कैपेसिटी जब तक एग्जॉस्ट नहीं कर जाती वो इस पर रुके रहते हैं। जो भी इनके पास कैपेसिटी है वो अपने प्रोड्यूस करेंगे, उसे लगाएंगे, और जब वो एग्जॉस्ट कर जाएगी कैपेसिटी तो हमारी साइकिल वापस ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ऊपर उठेगी, किस चीज से उठेगी? वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो चलता ही रहता है, बंद होता ही नहीं है, लेकिन जो इनकी एक्सेस कैपेसिटी थी जब वो एग्जॉस्ट कर गई तो वहां पर एग्जॉस्ट होने के बाद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट काम करना शुरू कर देता है और आउटपुट यहां से वापस उठना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आउटपुट हमारा काम करता है यहां पर, तो आउटपुट बढ़ता है, उसके साथ फौरन मल्टीप्लायर काम करने लगता है, और जैसे ही मल्टीप्लायर काम करता है, इकोनॉमी थोड़ी ऊपर बढ़ती है, तो ये लोग और उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक्सेलरेटर काम करने लगता है। तो यहां फिर एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर दोनों एक साथ काम करते हैं और इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम तक ले आते हैं। ठीक है, और जाहिर इक्विलिब्रियम पे आने के बाद फिर वही जो हमने चालू किया था उसी तरीके से इकोनॉमी चलने लगती है। ठीक है, तो ये तो हुआ मॉडल। अब मैं कुछ लिमिटेशंस है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, आप लोग किसी अच्छी सी किताब से बना लीजिएगा। मैं सिर्फ एक आइडिया दूं कि किस चीज पर इसको क्रिटिसाइज किया गया, इस थ्योरी को। देखिए, वो कहते हैं, सबसे पहले कुछ इकोनॉमिक्स ने कहा कि हिग्स ने इसके अंदर जो है वो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन को लेकर चली, लाइन है सारी। तो जो कंजम्पशन फंक्शन लिया गया है वो लीनियर है और मल्टीप्लायर को कांस्टेंट लिया है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे बिजनेस साइकिल के अंदर फेजेस चेंज होती हैं उस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से मल्टीप्लायर का साइज भी हर तरफ बढ़ता घटता है, कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि रिसोर्सेज हर फेज में रीडिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं।
पहली बात। दूसरी बात, तो लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो मल्टीप्लायर है उसको कांस्टेंट माना गया और एक्सेलरेटर के साथ उसको कांस्टेंट माना गया, यानी एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर को बराबर किया गया और साथ बताया गया। तो कहते हैं कि ये किसी भी हाल में एक प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है जहां पर एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर साथ काम करें, ठीक है। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने उसको यहां तक कहा कि ये जो थ्योरी है ये जस्ट एक, मान लीजिए, एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, रियल वर्ल्ड में ये किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। हिग्स का ये जो बिजनेस साइकिल है थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन हाँ समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर मैं कहूँगा कि इससे पहले जो चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं पहले उनको देख लीजिए पहले, उसके बाद जब आप ये देखेंगे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। फिर किसी किताब से हेल्प लीजिए तो ये साइकिल आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा कि सही कर सकूं, या मुझे एडवाइसेस दी थी मैं इसको और सही कर सकूं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।